बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जंग दो बदू शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के फैसले को हुकूमत ने पांव तले रौंद दिया है। उल्टा हुकूमती वज़रा अब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां भी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का जाना यकीनी हो गया है। चीफ जस्टिस और साथी जजेस पुरअसरार तौर पर बगैर खामोश है, लेकिन चीफ जस्टिस को जो मदद चाहिए थी वो गैबी मदद उनको आन पहुंची है। बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। लतीफ खोसा और एतजाज एहसन भी छा गए और आज वकला की जो दबंग एंट्री है उसने एक दफा इंतजामिया की दौड़े लगवाई है। सूरत हाल तेजी के साथ इमरान खान और अवाम के हक में होती जा रही है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सरदार तनवीर इलियास जिनको गुज़श्ता रोज नाअहल करार दे दिया गया था, अब आज सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फराबाद से भी एक बड़ा पैगाम आया है। वो पहले मुख्तसरन आपके सामने रख दूं, क्योंकि कल जब सरदार तनवीर इलियास जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम है उनको तौहीन अदालत के अंदर सजा सुनाई गई और नाअहल करार दे दिया गया, तो उसके बाद वैसे अगर रूटीन के मुताबिक ये खबर होती तो जो सहाफी थे जिनका ताल्लुक नून लीग से था उन्होंने घुंघरू तोड़ने थे, डांस करना था, उन्होंने प्रोग्राम करने थे, रक्स करना था, लेकिन वो उस तरह सेलिब्रेशन नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट को पांव तले रौंद रही है और ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है वो मिलकर इस मुल्क के अंदर जो है वो आइन और कानून की धज्जियां जो है वो एक पेज पर होने की वजह से बखेर रहे हैं। और ये तासर खुद नून लीग दे रही है कि हमारे पीछे चूंकि एस्टेब्लिशमेंट है तो हमें कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। हमारे ऊपर ये हमारे अब्बे जी का अब मुल्क जो है वो लिख कर दे दिया गया हमें कि आप जो मर्जी है करें, आप यहाँ पे लूट मार करें, करप्शन करें, चोरी करें, आप यहाँ नाइंसाफी करें, आप लोगों पर जुल्म करें, मुकदमात करें। आपके चूंकि बाप दादा का ये मुल्क जागीर के तौर पर है और सौदा तय हो गया, लिहाजा अब कोई कानून आइन जो है वो अप्लाई नहीं होता। आज जो है वो तनवीर इलियास की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी, मुजफ्फराबाद के अंदर, लेकिन वहां पर उनके जो वकला है उन्होंने एक ब्लंडर किया और उन्होंने लिखकर वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास, तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बरम हुए और उन्होंने कहा कि जब ये साबक वजीर आजम है, चूंकि हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है तो अब ये साबक वजीर आजम है और अब बार बार आप मौजूदा वजीर आजम लिख रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप जब तक दरखास्त सही नहीं लिखेंगे तो फिर हम देखेंगे। तो अपील उन्होंने फाइल कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देखेंगे कब लगाना है। तो बगैर ऐसे लगता है कि सरदार तनवीर इलियास जो है उसका मामला तो क्लोज है। वो कुछ बेहतियाती से गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद भी नहीं थे और सेंटोरियस माल जो है वो भी उनसे ले लिया गया उनके अब्बा जी की वसादत से, और अब हुकूमत भी ले ली है और आगे क्या होता है बहरहाल फिलहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां बन पाएगी या नहीं। बगैर ऐसे लगता है जो लोटों का कानून है चूंकि अप्लाई हो चुका है तो अब शायद तहरीक इंसाफ से बगावत करना जो है वो पीटीआई के जो अरकान चाहते भी हैं उनके लिए मुश्किल होगा वहां पर भी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है सूरत हाल तब्दील हो गई। आपने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर बगैर इस वक्त लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस खामोश हैं। 2 दिन से डेडलाइन कल की खत्म हो चुकी है, कल रिपोर्ट भी आ गई है इलेक्शन कमीशन से और फिर जो है वो उनको एक्शन लेना चाहिए। तो जहां तक उमर अता बंदयाल साहब की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो इन्हें अदालत लगनी है, सजा भी होनी है और शहबाज शरीफ ने घर भी जाना है। लेकिन ये एक कई दफा ऐसे होता है कि शिकारी जो है वो बेदरेग कुछ गुफ्तगू करता है, कुछ बेबाक हो जाता है, उसका खौफ खत्म हो जाता है और वो इतना बेधड़क अंदाज में कुएं में गिरता है या खाई में कि फिर वो जाल के अंदर खुद ब खुद इस अंदाज में आता है कि निकल ना सके। लगता ऐसे है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इस वक्त जो पुरअसरार बगैर आपको खामोशी नजर आ रही है, जो मदद पहुंची है वो तो आपको बताता हूं, वो इसलिए कि ये ऐसी गुफ्तगू करें, ये इनके वजीर ऐसी चबड़े मारे, ऐसा वो टकराव की बात करें कि इनके पास रास्ता वापसी का ना हो, इनके बयानात चले, इनका कंडक्ट सामने आए और फिर ये ना कह सके कि जनाब हमारा कहने का मतलब ये था, और जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नायल भी कर दे इलेक्शन नहीं होने। भाई आपके अब्बा जी का मुल्क है, यानी ये ऐसे लगता है, फिर मेरे मुंह से ये अल्फाज जरा रोजा भी होता है वो निकल जाते हैं, यानी ये किसने इनको ये मुल्क लिख कर दिया है? या तो आप बता दें, वो दस्तावेज बताएं, वो जो एग्रीमेंट हुआ है कोई ऐसा, अगर आइन से भी ऊपर कोई दस्तावेज है कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट चूंकि हमारे साथ है
اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے ملک لکھ کر دے دیا ہے. جیسے آپ الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دیتے ہیں کہ چونکہ طاقتور حلقے ہمارے ساتھ ہیں اور اب کوئی یہ پاکستانی عوام 22 کروڑ جو بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بھائی وہ کس کے پاس یہ پرمٹ ہے, کس نے لکھ کر دیا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ ٹینشن فری ہو کہ یہ ملک آپ کا ہے اور ہم تو عارضی طور پر رہ رہے ہیں. بھائی عوام کی طاقت ہوتی ہے, وہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, پھر اٹھا بھی نہیں جاتا. کئی ملکوں میں یہ ہو چکا ہے اور اس طرف جو ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے. اب آج جس طرح اعتزاز احسن, سردار لطیف کھوسا, طارق رحیم صاحب اور باقی جو وکلاء ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اس کے اثرات نظر آئے ہیں. تحریک انصاف نے بھی کال دے دی ہے. تو آج بڑی تعداد کے اندر وکلاء پہنچے ہیں. انتظامیہ نے سیکورٹی کو بڑھایا ہے, ان کی دوڑیں لگی ہیں, ان کو احساس ہوا ہے کہ معاملات آگے جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں. سردار لطیف کھوسا نے واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سے لائرز فورم کے صدر کا عہدہ لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی محتاج نہیں ہے عہدوں کے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہم آئین کی بالادستی کے لیے چیف تیرے جانثار بے شمار وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ کو بچایا جائے, آئین کو بچایا جائے, اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. تو آج وکلاء کی جو بڑی تعداد ہے جس انداز میں پہنچی ہے, اب اس سے کیا ہوا ہے آپ دیکھیے. تھوڑا سا 4-5 دن پہلے جائیے جب اختلافی نوٹ آ رہے تھے, جب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ حملہ آور تھے اور چیف جسٹس اور ساتھی ججز پر ایک فیصلہ آ رہا تھا آرٹیکل 184(3) کا, ادھر سے حکومت جو ہے وہ کہتی تھی واہ قاضی صاحب زندہ باد, پھر ایک جج صاحب منصور علی شاہ صاحب اختلافی نوٹ دے دیتے ہیں, پھر حکومت سے آتا ہے واہ 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 سردار صاحب شاہ صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے, پھر ادھر سے ایک جج صاحب دیتے ہیں. تو وقفے سے حکومت کی ایک سہولت کاری بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, لیکن پھر کیا ہوا, محترم جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو جمہوریت کا وہ جو معاملہ تھا وہ ابال آیا, تمام ججز نہیں گئے اور وہ گئے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر. جب پارلیمنٹ کے اندر گئے تو عوام نے بتایا کہ قاضی صاحب آپ پہچانے گئے, آپ اس فریم میں فٹ ہیں, آمدن سے زیادہ سساجات اور بیرون ملک پراپرٹیز کا جو بات کی جاتی ہے آپ بھی انہی میں سے ہیں. یہ ایک تاثر ہوا اور پتہ چلا قاضی صاحب کو کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو وہ جو اکڑ اور تکبر اور رونت وہ ہوا کے اندر تھی وہ تھوڑی سی زمین پہ آئی اور چیف جسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی, بلکہ 2 ملاقاتیں ہوئی, معاملات کچھ بہتر ہوئے. اب جو ہے وہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ منانے میں کامیاب ہوئے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے, حکومت کو پارلیمنٹ کو گھر نہ بھیجا جائے, یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہے. اور مشاورت ہے آگے ججز کی تعیناتی, آپس میں لڑائی کو کم کرنا, وہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر تو آئین واضح ہے, دوسری طرف جایا نہیں جا سکتا. اب ایک بڑا جو معاملہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو چیف جسٹس کو مدد چاہیے تھی وہ ایک قانون ہے اور وہ عدالتی اصلاحات کا بل جس کو کہتے ہیں, جس کو ایک مرتبہ صدر صاحب نے واپس کیا اور دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپروول کروا کے اس کو بھیج دیا گیا ہے صدر علوی صاحب کے پاس. اگر وہ دستخط نہ بھی کریں تو 10 دن کے اندر اس نے قانون بن جانا ہے. اس کے تحت اب جو 100 ووٹوں کا اختیار ہے وہ ہو جائے گا 3 ججز کے پاس. آپ کو علم ہے یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی نہیں رہے گا, چونکہ قاضی فائد عیسیٰ اور سردار طارق یہ 2 جج ہیں, دونوں ایک گروپ کے ہیں, آپس میں بڑا ان کا تعلق ہے, تو وہ مفلوج کر دیں گے چیف جسٹس کو. اب اگر چیف جسٹس توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر بھی دیتے ہیں اور معاملات کل ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن اب اس کا حل نکال لیا گیا ہے اور چیف جسٹس کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری یہ مدد کرے, تو اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے. ایک تو گزشتہ روز چیلنج کیا گیا ہے, لیکن آج بہت ساری درخواستیں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئی ہیں, اور سینئر وکلاء انہوں نے دائر کر دیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کا اختیار ہے, چونکہ یہ آئین پاکستان دیتا ہے تو آئین ہی سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے کا بھی اختیار دیتا ہے, اس کے اندر پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, لہذا یہ اختیار ان کا نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے رکھتا ہوں, اور یہ ایک نہیں آج 4-5 درخواستیں اس حوالے سے جو ہے وہ آئی ہے اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر. اب اس پر اگر فیصلہ ہو جاتا ہے, اور یقیناً ہونا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملے میں پارلیمنٹ نے مداخلت کیا اور وہ جو قانون ہے وہ غیر قانونی ہے, نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے, پھر بھائی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کو ایسا دھوبی پٹکا دینے جا رہا ہے جس کو آپ تصور بھی ہم کر سکتے ہیں, یعنی چونکہ وہ آئین پر کمپرومائز نہیں کرتے. اب جو ہے وہ
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड इसके अंदर दो एंकर भी मैदान में आए हैं, यानी एक समी इब्राहिम और गुलाम हुसैन, वो भी आपको बताता हूं। अब इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 बिल के खिलाफ दरखास्तें दायर। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सदर ममलकत और दीगर को फरीक बनाया गया। राजा आमर और अब्दुल्ला मलक एडवोकेट की जानब से दरखास्तें दायर की गई हैं। दरखास्तें ख्वाजा तारक रहीम की जानब से दायर की गई हैं। पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं है। आइन के आर्टिकल 191, 142, 70 और एंट्री 55 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 से बने हुए हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और बाकी सब के अपने रूल है जो उन्होंने खुद बनाए हैं। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक नहीं दिया गया तो एक्ट के तहत भी नहीं दिया जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों और खुद नोटिस के मामले की हवाले से मयारात तय कर चुकी है। ये कानून बुनियादी हकूक से मुतसादम है। ये बिल आइन के साथ धोखा है। मौकफ बिल को कलअदम करार दिया जाए, सदर ममलकत को बिल पर दस्तखत से रोका जाए, अदालती कार्रवाई तक बिल को मुअत्तल रखा जाए। तो एक तो इस बिल पर स्टे मांग लिया गया है कि ये फैसला आप करें पहले, और फिर इस मामले के अंदर जो है वो खुलकर ये बात की गई है कि अब ये सारी चीजें जो है वो पहले फैसला करें और ये बिल रोक दिया जाए। और ये सीनियर वकला जो है वो मैदान में है और वो दलाइल भी देंगे इस पर, चूंकि आर्टिकल 184(3) आइन इख्तियार देता है, तो अब ये मामला सादा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ एडवोकेट अदर सदीक एडवोकेट, उन्होंने भी दरखास्त दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उनकी जो दरखास्त है, उन्होंने दो सीनियर सहाफी हैं, समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन, उनकी जानब से दायर की गई है। वो भी इसी नुक्ते पर है, और वो ये है कि दरखास्त में वफाकी हुकूमत, सदर ममलकत और दीगर को फरीक बनाया गया है। और सारा यानी उसके अंदर भी जो है वो आगे बाकी वकला, उसके अंदर भी यही इस्तदा की गई है कि ये आइन के साथ खुला खिलवाड़ किया गया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए इस कानून के तहत दो काम किए गए। एक तो ये कि 3 जज सो मोटो का फैसला करेंगे, एक ये कि अपील का हक दिया जाएगा। अपील का हक देने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ जो है और बाकी जितने लोग हैं उनको अपीलों का हक मिलेगा और मामलात क्लोज नहीं होंगे, फिर लंबे चलेंगे और आगे कल अपने जो जजेस होंगे वो मामलात नून लीग के हक में कर देंगे, जरदारी के हक में कर देंगे। अब ये सूरत हाल तब्दील हो गई है, और ये जो मदद चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर हमला किया है, ये मदद पहुंच गई है। ये 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है मामलात टेकअप होंगे, इन पर दरखास्तें होंगी, स्टे हो जाएगा कानून को। तो जब इनको जकड़ लिया जाएगा, खुद शिकारी शिकार जाल के अंदर आ गया है, और ये धोबी पटका जरूर पड़ेगा। 14 मई को शायद इलेक्शन ना हो सके, लेकिन अक्टूबर की तरफ जाते हुए दिखाई इसलिए नहीं देते कि अब आइन जो है वो दफन करने के लिए चीफ जस्टिस और जजेस की अक्सरियत तैयार नहीं है। कादी फायद ईसा अवाम के अंदर जिस पोजीशन में पहुंच गए हैं, उनके लिए भी ये एक वार्निंग होगी अवाम की तरफ से कि यकीनन वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, वरना उनका इज्जत और वकार उहदे पर होते हुए भी बरकरार शायद ना रह सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।